Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। समय ज़्यादा लगा, लेकिन क्यों ज़्यादा लगा, उसके पीछे क्या इनसाइड स्टोरी रही, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि शनिवार को जिस पार्टी ने महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहिष्कार किया था, वो पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरे साथ धोखा किया है और 25 सीट देने का वादा किया था, डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। इसलिए उन्होंने महागठबंधन का बहिष्कार कर दिया और उसके बाद से वो अब एनडीए का हिस्सा बन गए। सवाल ये है कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसका फॉर्मूला कैसे तय हुआ और कहाँ से तय हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बिहार में भले ही लोकसभा का चुनाव बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जेडीयू की ये शर्त थी कि वो बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और भले ही वो एक सीट क्यों ना हो। ये शुरू से स्टैंड रहा है जेडीयू का, क्योंकि उसका मानना है कि विधानसभा में उसके सीट ज़्यादा है। तो इसी आधार पर सीटों का बंटवारा भी तय हुआ। 122 सीट जेडीयू के हिस्से में और 121 सीट बीजेपी के हिस्से में। अब शुरुआत में जो बात थी कि जेडीयू अपने हिस्से से हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को टिकट देंगे और बीजेपी अपने हिस्से से एलजेपी को टिकट देंगे, यही फार्मूला तय हुआ था। लेकिन एलजेपी के नहीं मानने की वजह से इतना लंबा अंतराल गुजर गया कि अब पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और अब जाकर सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हुआ है। चूंकि बीजेपी का भी ये कहना था कि वो 3 अंकों से नीचे चुनाव नहीं लड़ेगी। उसका मानना था कि कम से कम 100 सीट तो उसे लड़ना ही है, लेकिन एलजेपी किसी भी सूरत में वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। 20 सीट तक देने के लिए तैयार हुई बीजेपी, क्योंकि 121 सीट उसके हिस्से में था, लेकिन वो 20 सीट चुनिंदा सीट लेना चाहती थी अपने पसंद का, जो कि बीजेपी को मंजूर नहीं था। यही वजह है कि एलजेपी एनडीए में रहते हुए भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाए इस बार के विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी ने भी कड़ा संदेश ये दे दिया है कि जिसे नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो सवाल फिर ये खड़ा हो गया कि चूंकि हम पार्टी पहले ही शामिल हो गई थी जेडीयू के पाले में और एलजेपी के लगातार नकारात्मक रवैये की वजह से इसमें देरी होती जा रही थी, और इसी बीच वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को एनडीए में इसलिए शामिल कराया गया क्योंकि ताकि गठबंधन में बैलेंस बना रहे। और इस वीआईपी के बीजेपी में शामिल होने से ये बैलेंस बना रहा। जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों पर उसके पर बरकरार रही, उसके बाद बीजेपी है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए एक ज़रूरी था एक पार्टी का, एलजेपी नहीं तो फिर इसमें वीआईपी पार्टी का इस्तेमाल किया गया। वीआईपी पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें दी गई हैं। और जहाँ तक एलजेपी का सवाल है, एलजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो
बीजेपी के साथ है और बीजेपी के को समर्थन करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है। लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर ये संदेश भी दिया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे या पोस्टर का इस्तेमाल एलजेपी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एलजेपी ने भी इसका जवाब दिया है कि भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये मामला एक तरह से है, लेकिन एक कड़ा संदेश देने से स्थितियां काफ़ी स्पष्ट हो जाती हैं और वही हो रहा है। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने उम्मीदवार उतारने का जो फैसला किया है उसमें बहुत सारे अपर कास्ट के उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन नेताओं को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, सीट शेयरिंग की वजह से, सीट के बंटवारे की वजह से, उनको एलजेपी के रास्ते टिकट दिया जा रहा है। तो ये सारी तैयारी अंदरूनी चल रही है, लेकिन जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और हालांकि कोई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि एक संदेश ये जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश हो रही है, विपक्ष के द्वारा ही नहीं बल्कि अपनों के द्वारा। ये संदेश एक स्पष्ट तौर पर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि सारा खेल चुनाव परिणाम यानी कि 10 नवंबर के बाद होने वाला है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। पर एक बात स्पष्ट है कि जेडीयू को एलजेपी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो जीतने में या उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा उसमें उतनी सक्षम नहीं दिखती है। दूसरी तरफ एक गौर करने वाली बात यह है कि जो राज्य के अल्पसंख्यक हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बीजेपी को रोकने का हर तरह से प्रयास करते हैं और इसमें अगर उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की जा रही है तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिम खासतौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है तो अल्पसंख्यकों के वोट की बढ़ोतरी जेडीयू में हो सकती है, जो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। क्योंकि एक सेकुलर चेहरा नीतीश कुमार को माना जाता रहा है और मुस्लिम इसलिए उनको वोट नहीं करते रहे हैं या कम करते हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन अगर ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी ने एलजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं की और वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रहा है, ये संदेश पूरे बिहार में चला गया है, जिसका असर अल्पसंख्यक वोटरों पर पड़ रहा है और उसका असर जो विपक्ष में हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनको भी इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति है खासतौर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की, उस परिस्थिति में जेडीयू भी नहीं चाहता है कि एलजेपी के खिलाफ किसी तरह से कार्रवाई हो या एनडीए से बाहर निकालने की कोई बातचीत हो, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी परिस्थिति में सबने मौन रखना ही उचित समझा है और एक तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है स्पष्ट संदेश देने की कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं मानेगा उसे एनडीए में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये संदेश जाने से कहीं ना कहीं एलजेपी को पर इसका प्रभाव पड़े और साथ में वोटरों पर भी प्रभाव पड़े। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलजेपी की वजह से बीजेपी के सॉफ्ट रवैया, हालांकि उसका कारण मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ा है। अब लोगों को लगता है कि संशय कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये सारी रणनीति तय की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।